17 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार एडटेक कंपनी बायजूस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने तिमाही नतीजे जारी किए। माफ कीजिए, तिमाही नतीजे नहीं, पूरे वित्त वर्ष के लिए नतीजे जारी किए। कंपनी के नतीजों में कई गहरे लाल निशान हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा मनी सेंट्रल में भी हमने बायजूस के नतीजे पर बात की थी और अंशुमान जी ने ये इशारा किया था कि ये नतीजों में जो घाटा है बड़ा हो सकता है। वही हुआ जिसका डर था, जिसकी आशंका थी। कंपनी ने साल 2020-21 के दौरान कुल 2428 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो पिछले साल से करीब 1% कम है। पिछले साल 2022 में बायजूस ने 2511 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कमाई तो चलिए 1% घटी, लेकिन घाटा 20 गुना बढ़ गया। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी को केवल 231 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो इस साल 2021 में बढ़कर 4588 करोड़ रुपए का हो गया है। जी हाँ, 231 से सीधे 4588 करोड़। सर, सबसे पहला सवाल, इतना बड़ा घाटा हुआ क्यों? 20 गुना बायजूस का घाटा बढ़ा और बायजूस ने 18 महीने तक रोकने के बाद जो अपने रिजल्ट जारी किए, और वो रिजल्ट भी जारी किए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सवाल पर, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि बायजूस का जो ऑडिटर था डेलॉय, उसने जो आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों की रोशनी में बायजूस का पूरा कामकाज कई तरह से सवालों के घेरे में था। और आप ये समझने की कोशिश करें तो आपको ये लगेगा कि भारत के स्टार्टअप स्पेस में जो चुनौतियां हैं वो कैसे बायजूस की तरफ से खुलकर सामने आती। बायजूस ने 2 कारण बताए। बायजूस ने एक कारण बताया कि चूंकि वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, वो लोगों को टैबलेट और एसडी कार्ड सेल करता था, जिसके जरिए बच्चे पढ़ते थे। इनके शिपमेंट में देरी हुई। कंपनी ने इनसे मिलने वाले राजस्व को पहले ही आंक लिया था, लेकिन ये शिपमेंट लोगों के पास नहीं पहुंच पाए और इसलिए वो कंपनी को लग रहा था कि रेवेन्यू आ जाएगा, वो नहीं आया। शायद यही वजह थी कि डेलॉय ने इस रेवेन्यू पर सवाल उठाया था। पहला सवाल ये था। कंपनी ने बायजूस ने जो भी बायजूस के प्रमुख ने जो अपने इंटरव्यूज में कल कहा, हम उनसे आपको जो बात निकली है वो छनकर बताते हैं, इसका पूरा ओवरऑल मतलब क्या है। दूसरी चीज ये कि बायजूस ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि कंपनी की बहुत सारी क्रेडिट सेल्स थी, यानी वो जो जिन बच्चों को, जिन परिवारों को ये पढ़ाई के लिए शामिल करती थी, उन्हें ईएमआई पर ये सेवाएं देती थी, उनको मंथली इंस्टॉलमेंट देने होते थे। सारा रियलाइजेशन एक्चुअल कलेक्शन के बेस पे किया जाना था। कंपनी ने यह सारा रियलाइजेशन प्रोजेक्ट करके अपने प्रॉफिट के और रेवेन्यू के तौर पर शामिल कर लिया। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि बायजूस जैसी कंपनी जो भारत में एजुकेशन की पोस्टर बॉय थी, मोटे तौर पर इन सारे स्पष्टीकरणों को करीब से समझें तो आपको लगेगा कि कंपनी ने अपनी कमाई को 40% ज़्यादा दिखा दिया, इन्फ्लेट कर दिया, जो एक्चुअल रेवेन्यू से कम थी। यानी वो जो फीस की रिकवरी उसे महसूस हो रही थी, जो उसने अपने खाते में अपने अकाउंट्स में प्रोजेक्ट की थी, वो नहीं आई। ऐसी बात इस रिपोर्ट से दिखाई देती। चूंकि बायजूस लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो जो अपना रिजल्ट वो एमसीए के सामने जारी करती है, बाकी जगह जारी करती है, उसके आधार पर ये समझ में आता है। और शायद यही वजह थी कि उसके ऑडिटर ने इस पर सवाल उठाया था और बायजूस ने उस पूरे रिजल्ट के अपने पुराने आकलन को रीएडजस्ट किया, और रीएडजस्ट करने के बाद जो नतीजा आया वो हमारे सामने 4500 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा दिखाई दिया, जो कि पिछले साल केवल 262 करोड़ था। 20 गुना घाटा बढ़ा है। और ये घाटा कंपनी की अकाउंटिंग्स में कई सारी बड़ी दिक्कतों के भीतर से निकल कर आया। हमें देखना होगा कि भारत के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री और अकाउंटिंग रेगुलेटर्स बायजूस से क्या कोई और पूछताछ करते हैं इस पूरे मामले में या नहीं। सर, अगला सवाल मेरा, आगे का सफर कैसा रहेगा? ये बात तो हो गई वित्त वर्ष 2021 की, अब तो 22 भी बीत गए, हम 23 में चल रहे हैं। अब 2023 के आंकड़ों को लेकर भी वही सवाल है, क्योंकि स्टार्टअप्स क्योंकि लिस्टेड नहीं होते हैं तो हमारे पास उनकी क्वार्टरली ग्रोथ के कोई आंकड़े नहीं होते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो हर तिमाही वो अपने फायदे नुकसान को बताएगी, उसके बारे में पता चलेगा। अगर आप दावे माने तो इस तरीके की खबरें बीच में पढ़ते रहते कि बायजूस ने 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का आकलन किया था इस साल, बाकी कंपनियों ने भी किया था। लेकिन ये आंकड़े उस साल के हैं जिस साल कोविड के दौरान लॉकडाउन था और जिस साल फोर्स्ड था बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना। जब कॉलेज और स्कूल खुल चुके हैं, वापस नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लोग आ गए हैं, उसके बाद बायजूस के बिजनेस मॉडल का क्या हुआ और बायजूस को कितना रेवेन्यू हुआ, इस पर बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आज नहीं मिला, जितनी चीज़ें जहां से इसकी प्रतिक्रिया बायजूस से मिली। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी 1-1.5 साल के अंदर बायजूस ने बहुत सारे अधिग्रहण किए, सीरीज ऑफ अधिग्रहण जिनकी लिस्ट हमको दिखाई देती है बायजूस की तरफ से एक्विजिशंस की। 2015 से अभी तक के बायजूस के प्रमुख एक्विजिशंस में सबसे ज़्यादा जो 2019 के बाद हुए, ओस्मो, लैबलिन, व्हाइट हैट, स्कॉलर, आकाश, हैशलर्न, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, इपिक,
हुडैट, टैंकर, ग्रेडअप, इतनी सारी कंपनियों का टेकओवर भी इसी दौरान हुआ था। और इन कंपनियों के बिजनेसेस कितने ग्रो कर रहे हैं इनके बारे में भी हमें अगले साल पता चलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा यूनिवर्स ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। और इसलिए अगले साल के नतीजों को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आने वाले समय में रेगुलेटर बायजूस से पूछेंगे।